मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं झुमकी बहन आप सबों को जोहार करती हूँ। और गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों नमस्कार। जी हाँ, तो चले हम कृषि समाचार की ओर। बिल्कुल किसान भाइयों, अभी आपको इंतज़ार होगा कृषि समाचार का, जिसमें हम आपको जानकारी दिलवाएंगे कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारियों के बारे में, और मौसम के मिजाज से भी अवगत कराएंगे, और मंडी भाव से भी हम रूबरू कराएंगे अपने किसान भाइयों को। बहुत ज़रूरी है वो। बिल्कुल, तो चलिए किसान भाइयों। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का बागवानी संभाग कृषि के क्षेत्र में बागवानी के विकास के लिए नित्य नए अनुसंधान कर रहा है, जिसका उद्देश्य उन्नत किस्मों का दक्ष प्रबंधन, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, साथ ही पर्यावरण मैत्री तरीके से नुकसान को कम करना है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि आमतौर पर शहरों और महानगरों के किनारे गंदे नालों के पानी को दूषित और अनुपयोगी समझकर यूं ही बर्बाद कर दिया जाता है, जबकि सजावटी पौधे, फूलों की खेती, सब्जी और फूल के बीज उत्पादन में इस पानी का इस्तेमाल किया जाए तो हमारे स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और आमदनी भी अच्छी होगी। बेहतर शूकर पालन की बुनियाद बेहतर आहार व्यवस्था पर टिकी होती है। सूकरों की पुष्ट शारीरिक वृद्धि के लिए मकई, चोकर, मछली चूर्ण, लवण मिश्रण, बादाम, खली और नमक का मिश्रण बनाकर संतुलित आहार देने की व्यवस्था करें। स्वस्थ सूकरों की ज्यादा संख्या सूकर पालन व्यवसाय में ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। सूकर पालन व्यवसाय में कुल लागत का 80% सिर्फ आहार पर खर्च हो जाता है, लेकिन संतुलित आहार देना जरूरी होता है। इसे देखते हुए दाना मिश्रण में महंगे दानों की जगह कम कीमत वाले पौष्टिक दानों का व्यवहार किया जा सकता है। साथ ही अनुपयोगी समझे जाने वाले खाद्य पदार्थों को भी सूकरों के आहार के लिए इस्तेमाल करके आहार पर आने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। सूकर पालन में आहार का खास महत्व है, क्योंकि सूकर पालन का टोटल खर्च का लगभग 80% जो खर्च होता है वो सिर्फ आहार पे खर्च होता है। तो आहार के सबसे पहला जो जरूरी चीज़ है कि सूकरों को संतुलित आहार मिलना चाहिए। तो संतुलित आहार में हम लोग जो है मकई, चोकर, खल्ली, मछली चूर्ण और जो है कि मिनरल मिक्सचर और नमक का मिश्रण बना करके उसको संतुलित आहार की व्यवस्था करते हैं। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग आहार की व्यवस्था होती है, और आहार की व्यवस्था करने में उसकी जो है मूल्य को ध्यान में रख करके आहार की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो है सूकर पालकों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। फलदार फसलों में अमरूद लोकप्रिय भी है और पौष्टिक भी। इस दृष्टिकोण से राज्य के किसान अमरूद की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अमरूद के बेहतर उत्पादन के लिए लखनऊ 49, इलाहाबाद सफेदा, चित्तीदार सफेद जाम, कोहिर सफेदा, हरिजा, अर्का, अमूल्या, हिसार, ललित और ललित लगाएं। अमरूद बेहद लोकप्रिय फल है। इसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। पोषक तत्वों की दृष्टि से अमरूद न केवल सेब बल्कि कुछ हद तक आम जैसे लोकप्रिय फल से बेहतर और पौष्टिक होता है। किसान अपनी आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं तो अमरूद की खेती एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इस फसल से ज्यादा उपज पाने के लिए अमरूद के उन्नत भेद 49, इलाहाबाद सफेदा, चित्तीदार सफेद जाम, हरी, अमूल्या, ललित और हिसार ललित लगाएं। इन प्रभेदों का शुरू करना है। अमरूद की तुड़ाई की जा सकती है। 10 साल के पौधे से 1 साल में लगभग 100 किलो फलों की तुड़ाई की जा सकती है। चलिए आज बढ़ते हैं नगड़ी के उस पशुपालक किसान से जिन्होंने गौपालन को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया है। इन्होंने गौपालन, दूध उत्पादन और बाजारों में उनकी बिकवाली के लिए जो मुकम्मल तरीका अपनाया है, वही इनकी कामयाबी का राज है। आज हमसे मिलने एक सफल पशुपालक आ रहे हैं। ये तन धन से गौपालन में लगे हुए हैं और यही इनका रोजगार है। गौपालन इनके भावनात्मक और व्यवसायिक दोनों पक्षों से जुड़ा हुआ है। पोसे गए उन्नत नस्लों की दुधारू गायों से अच्छा खासा दूध उत्पादन कर लेते हैं। उत्पादित दूध की बिक्री के लिए एक व्यवस्थित तरीका बना रखा है। गाय और दूध दोनों की खरीद बिक्री इनके मुनाफे का आधार है, लेकिन एक गाय से इतनी गायों की संख्या तक आने में इन्हें खूब पापड़ भी बेलना पड़ा है। पहले हमारा जो दूध उत्पादन था उसका रेट 12 से 15 रुपये मिलता था, और अभी जो झारखंड डेयरी प्रोजेक्ट जो मेधा डेयरी के नाम से जाना जाता है वहाँ बेचते हैं तो करीब हमारा दूध का रेट 20 से 22 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है।
और ये पैसा जो हमारा पैसा होता है 10 दिन के अंदर वो पैसा बैंक के अपने अकाउंट में चला आता है। तो ये सारा सुविधा हमको झारखंड डेयरी प्रोजेक्ट की तरफ से मिल रहा है, सरकार की तरफ से मिल रहा है। रोटावेटर एक ऐसा उपकरण है जो मिट्टी को भुरभुराने के काम आता है। इस यंत्र के द्वारा घास पात और हरे खाद को आसानी से मिट्टी में मिलाया जाता है। इस यंत्र का प्रयोग फसल की रोपाई या बीजों के छिड़काव के पहले किया जाता है। फसल लगाने से पहले की जाने वाली खेतों की तैयारी के लिए जब मिट्टी की कोड़ाई की जाती है तो कई बड़े बड़े आकार के ढेलों को फोड़कर भुरभुरा बनाने की जरूरत होती है। रोटावेटर एक ऐसा ही कृषि उपकरण है जो मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है। किसान इस उपकरण के सहारे पात और हरी खाद को आसानी से मिट्टी में मिलाने का काम भी कर सकते हैं। किसान इस एक उपकरण की मदद से कई कार्यों का निपटारा कर सकते हैं। इससे उनके समय और श्रम दोनों की बचत होती है। और अब एक नजर आज की मौसम के मिजाज। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31.6 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस 32.6 मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री और 6 डिग्री सेल्सियस। में ये डालते हैं। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के चावल 900 रुपये से लेकर 2025 रुपये, चावल मध्यम 2240 रुपये से 2325 रुपये, चावल उत्तम 2400 रुपये से 2675 रुपये, गेहूं 1400 रुपये से लेकर 1500 रुपये, चना 4900 रुपये से 5100 रुपये, दाल अरहर 6400 रुपये से 7100 रुपये, दाल मसूर 425 रुपये से 4625 रुपये, दाल चना 5825 रुपये से 6275 रुपये, सरसों तेल 10,002 रुपये, चीनी 3550 रुपये से 3650 रुपये, आलू 1250 रुपये से 1350 रुपये और प्याज 975 रुपये से 1080 रुपये रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अब क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है भाई कि कृषि समाचार से हम लोगों को बहुत तरह की जानकारी मिल गई और किसान भाइयों को भी जानकारी मिली। और अभी हमें लगता है कि एक छोटा सा विराम ले लिया जाए। बिल्कुल, नेकी और पूछ-पूछ। तो चलिए किसान भाइयों, हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा विराम, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादक खर्चा और मूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सही। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। क्या करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर
लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का, क्यों गद्रू भाई? बिल्कुल। तो दादा आप लोग के पास चला जाए? जाना ही पड़ेगा, वो नहीं आ रहे हैं तो हमें तो चलना ही पड़ेगा ना, जानकारी जो देनी है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों चलिए हम मिलते हैं मंगरा दादा और कारू दादा से और उनसे ही जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में, और उनकी समस्याएं हो सकती है आपकी भी समस्या हो तो हम निदान भी करवाएंगे। बिल्कुल। तो चला जाए? चलिए। चलिए। हाँ कारू दादा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एकदम चारा में एकदम लगल है। अरे का करे, हमारा जो गाय है वो कुछ खाइए नहीं रही है, तो सोचे थोड़ा घास काट के दे देते हैं। तो पता किए तो पता चला कोई इसको परजीवी रोग हो गया। हाँ दादा देखिए, गाय गोरू में, भैंस में, बैल में और जितना तरह के जो जानवर है उसमें 2 तरह का परजीवी रोग होता है। 2 तरह का? हाँ, एक अंतः परजीवी और एक बाह्य परजीवी। क्या झुमकी बहन? बिल्कुल सही कहा आपने। और इस रोग से पशुओं को बचाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इसके बारे में हम किसान भाइयों को जानकारी भी उपलब्ध करा दें। बिल्कुल, चलिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर AR देव जी के पास। सर आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप हमारे किसान को बताएंगे जो बरसात के मौसम में गाय भैंस में परजीवी रोग क्या है? परजीवी एक ऐसा बीमारी है जो कि शरीर का भीतर एवं बाहर दोनों शरीर में रहते हैं और कई वैरायटी, कई किस्म का परजीवी होता है। जैसे लांग में पाए जाने वाला, लीवर में पाए जाने वाला, आंत में पाए जाने वाला, फिर बाहर परजीवी जैसे लाई से, टीक से, है ना। तो इस तरफ कई किस्म का, फिर ब्लड खून में पाए जाने वाला परजीवी जो कि बहुत ही हानि पहुंचाता है। तो इस तरफ कई किस्म का परजीवी होते हैं जिसके कारण जानवर को नुकसान पहुंचाता है। डॉक्टर साहब बरसात के मौसम में किस किस तरह के रोग पशुओं में लगते हैं? एक तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कौन कौन बीमारी एक्चुअली बरसात में होता है। तो बरसात में जो सबसे ज़्यादा बीमारी होता है, एक कहते हैं हम लोग एम्फिस्टोमियोसिस, दूसरा लीवर फ्लूक इन्फेक्शन, लीवर में पाए जाने वाला कीड़ा, तीसरा जो इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला, इंटेस्टाइन में बहुत किस्म का, बहुत तरह का बीमारी लगते हैं परजीवी जो कि मिल के जानवर को हानि पहुँचाता है। कोई एक परजीवी नहीं रहता है, 3-4 बीमारी एक साथ रहता है और कुछ ना कुछ उसमें शरीर में खाने लगते हैं, चूसने लगते हैं। फिर आता है कुछ परजीवी जैसे ब्लड में पाए जाने वाला, खून में पाए जाने वाला खून का परजीवी। तो खून का परजीवी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है जो कि हमेशा कुछ ना कुछ हानि पहुंचाता है। जानवर खाना नहीं खाते हैं, इसका बाद पेट में अगर कोई कीड़ा हो गया तो पतला पैखाना होने लगता है। लीवर में जानवर है तो उसमें भी खाना नहीं खाता है, इसका ऑल ऑफ सडन मर भी जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लीवर सेल डैमेज होता है और ऑल ऑफ सडन मर जाता है। तो कुछ है परजीवी जो है धीरे धीरे जानवर को कमजोर करता है और दूसरा बीमारी बैक्टीरिया, वायरस, रिकेट्शियल बीमारी आके उसको हानि पहुंचा के मारते रहते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप एक एक चीज पर शुरू से ध्यान दें, जानवर क्यों नहीं खा रहा है, जानवर अगर कम दूध दे रहा है, तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपना एडवाइस लीजिए क्या करना चाहिए। आज हम लोग बहुत सारे बीमारी का बारे में आपको एक एक करके बता रहे हैं जो कि आप ध्यान दीजिए। पहले तो लीवर का बीमारी से, पेट का बीमारी से, तीसरा आप खून का बीमारी से। अब कुछ परजीवी है टीक से, अठेली जिसको कहते हैं, वो भी बहुत बीमारी को फैलाता है। कुछ बीमारी है जो कि मक्खी द्वारा फैलता है। आप अगर आसपास का ठीक ठाक रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे तो आपका बहुत सारे बीमारी ऐसे ही कम हो जाएगा। आप पहले ध्यान दीजिए जानवर का शरीर में कुछ है कि नहीं, अगर है तुरंत आप डॉक्टर का सलाह लीजिए और उसको मारने का कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब आप किसान भाई को बताएंगे तो पशुओं में रोग के कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो किसान भाई आप पहले देखिए, पेट का अगर कीड़ा है तो जनरली पतला पैखाना करते रहता है, पुट्टी ऐसा आने लगता है जो कि अनपच के कारण वो होते रहता है। तीसरा आपका जो मेन है, आप अगर दूध के लिए पशु पालते हैं, दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तीसरा आप देखेंगे जो बाल है, बाल रूखा सूखा लगेगा, जो चमक था ये था वो चमक नहीं है। तो इसीलिए आप पहले इस लक्षण को ध्यान दीजिए। आपका जानवर अगर स्वस्थ नहीं है तो इसी किसी कारण से आपका बीमारी पीड़ित है। आप इसीलिए कोई भी डॉक्टर, आसपास का जो भी डॉक्टर है, आप उससे जरूर सलाह लीजिए। आजकल सरकार बहुत अच्छा से व्यवस्था किए हैं, हर एक ये में
ब्लॉक लेवल पर अच्छा डॉक्टर सब बहाली हुए हैं, तो इसीलिए आप वहाँ जाके जरूर उसका एडवाइस लीजिए। आपका बहुत सारे समाधान ऐसे ही हो जाएगा। सलाह लीजिएगा और इनका एडवाइस से चलिएगा, आपका रोकथाम बहुत कम हो जाएगा। पशुओं में परजीवी रोग से बचाव के लिए आप किसान भाई को क्या कहना चाहेंगे? हाँ किसान भाइयों, आपसे यही कहेंगे, जब आप चारागाह में जानवर को ले जाते हैं, एक तो सुबह अर्ली मॉर्निंग मत ले जाइए, जब थोड़ा सा धूप आ जाता है तब चारागाह में ले जाइए, क्योंकि जो परजीवी है सुबह अर्ली मॉर्निंग उसका घास का ऊपर पोर्शन में कीड़ा आ जाता है और उसके बाद धूप जैसे ही लगता है वो नीचे चल जाता है। एक तो पहले आप एक सुबह जानवर को चराने में लग जाइए। दूसरा, अगर घास काट के आप घर में ले आया, उस घास को एक बार जरूर अच्छा से पानी से धो के उसके बाद थोड़ा सा धूप लगाइए, तब जानवर को दीजिए। इससे देखिएगा आपका बहुत सारे परजीवी कम हो जाएगा, क्योंकि घास ही में आपका जो काट के लेके घर में आए, उसी घास में आपका सारे परजीवी, बहुत सारे परजीवी वहाँ बैठा हुआ है। उसको अगर धो के थोड़ा सा धूप में सुखाएंगे तब आपका बहुत। तीसरा, आप देखेंगे बहुत सारे अठेले जो कि शरीर में जू का तरफ चिपका हुआ है, उसको आप पहले हटाइए। उसको हटाने का बहुत सारे तरीका है, आप जानते भी है। जो मोटा है वो फीमेल है, वही बच्चा देता है। उसको आप पहले तो इमीडिएट चून के उसको आँख में डाल दीजिए और तो मिट्टी तेल में डाल दीजिए, तो उसका वंश निर्वंश हो जाएगा। इसका बाद आप जो भी हमारा पास दवाई है, बहुत सारे उपाय है दवाई का, इंजेक्शन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। आप डॉक्टर का सलाह लीजिए और समय पर 7 से 10 दिन का अंतर एक बार शरीर में जरूर लगाइए। आपका वो जो अठेली है वो कम हो जाएगा। वो बहुत सारे बीमारी का जड़ है, उससे आपका ये हो जाएगा। तीसरा, आप समय पर कीड़ा का दवाई होता है, कीड़ा का दवाई देना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे जो भी पेट में बैठा हुआ है उसको मार देगा, उसको निकाल देगा। तो किसान भाई, आप जरूर डॉक्टर का सलाह हमेशा लेते रहिएगा। आपके लिए सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था भी किए हैं, आप सलाह लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। सुबह के साथ ही शुरू होता है जीवन का कारोबार। पशुधन है मानव के लिए जीवन का आधार। संपूर्ण पौष्टिकता का गुण लिए दूध सदियों से मानव आहार का हिस्सा रहा है। सरकार पशुपालकों के कल्याण और विकास के लिए पशुधन की गणना करा रही है। पशु गणना कर्मचारी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आपके घर आएंगे। अपने पशुधन की सही जानकारी देते हुए गणना कर्मचारी से सहयोग करें। पशु गणना का प्रयास, पशुपालकों का विकास। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कैसा लगा दादा? एकदम बेस लगा। हम तो बड़ी चिंता कर रहे थे। हाँ, तो आप जाके अपना इलाज करवाइए अपना जानवर लोग को। एकदम धन है कि जो आप लोग आए और हम इस चीज समझ गए। जोहार दादा, जोहार। बड़ा हड़फड़ाइले आ रहे हैं। अरे दादा देखिए ना, हम सब जो शुकर सब पोसे है ना, अब काट तो उसको बीमारी हो गया, बहुत चिंता हो रहा है दादा। देखिए, अभी हम लोग पशु के बारे में बता ही रहे थे। वो उसको बोलता है कि खुरहा चपरा बीमारी। तो जब खुरहा चपरा हो जाए तो उसका रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा बता देते तो बहुत बेस होता दादा। रविंद्र जी से मिलते हैं ना जाकर? अरे हाँ, तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी से। वो जानकारी देंगे आपको खुरहा चपका रोग से बचाव के बारे में। तो चलिए किसान भाइयों, आप भी देखते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये खुरहा चपका रोग होता क्या है? जी हाँ, ये खुरहा चपका रोग जो है काफ़ी फेमस रोग है कह सकते हैं, क्योंकि किसान इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनको काफ़ी हानि होती है इस रोग से, अगर ये रोग का प्रकोप हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि खुरहा चपका रोग क्या होता है। खुरहा चपका रोग एक विषाणु जनित बीमारी है जो कि वैसे जानवरों में होता है जिसको क्लोवेन फुटेड या खुर फटा होता है, वैसे जानवरों को ये रोग होता है खुरहा चपका, और ये विषाणु से होता है। चूँकि ये विषाणु से होता है तो इस कारण ये रोग काफ़ी खतरनाक होता है और ये काफ़ी तेज़ी से एक से दूसरे जानवरों में फैलता है। और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आर्थिक स्थिति का अगर आकलन करेंगे, आर्थिक आकलन, तो काफ़ी जो है इससे नुकसान हो सकता है यदि इसका ठीक से बचाव नहीं किया जाए, ठीक से रोकथाम नहीं की जाए। तो इसका रोकथाम कैसे करें हमारे किसान?
इस विषय में हमारे किसानों को थोड़ी जानकारी दें। ये आपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल किया है कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए। और जैसा कि मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, चूँकि ये विषाणु जनित रोग है तो इसका इलाज संभव नहीं है। किसी भी विषाणु जनित रोग का इलाज संभव नहीं है। इसका बचाव ही सबसे बढ़िया इलाज है और सबसे अच्छा उपाय है। तो इसके बचाव के लिए जो है टीकाकरण करते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये बीमारी हो जाए तो हमारे किसान भाई ऐसे भी नहीं हैं कि विषाणु जनित रोग है तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। उनको कोशिश करना है कि इस बीमारी से निजात कैसे मिले। तो सबसे पहले बचाव के तरीके बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जब बीमारी का प्रकोप हो जाता है, हमारे जानवर अगर इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। तो जब इसका प्रकोप हो जाता है तो जैसा मैंने बताया कि घाव हो जाता है मुंह में और पैर में, तो उसको ठीक तरह से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। वो घाव में क्या होता है, घाव का देखभाल नहीं करने से उसमें मक्खी बैठती है और उसमें कीड़े लग जाते हैं, जिसके कारण जो है वो जानवर जो है घाव बढ़ जाता है और जानवर की मृत्यु हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले पोटासियम परमैंगनेट का घोल बनाकर 1% घोल बनाकर उसमें डेली 3 से 4 बार जो है उसको हम लोग सफाई कर सकते हैं। घाव की सफाई करें जिससे घाव जो है धीरे धीरे भरने लगता है। पोटासियम परमैंगनेट या फिर फिटकरी का 1-2% का घोल बनाकर फिटकरी के पानी से उसको धो सकते हैं, या नीम का पत्ता है उसको उबाल करके उसके पानी से साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से घाव को जो है अच्छी तरह से साफ सफाई करना है। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद जो है पोविडोन आयोडीन से उसको जो है पेंट करें जहाँ पे घाव हुआ है, ताकि घाव जो है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो और घाव जल्दी करे। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जैसे जीभ में, मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो खाने पीने में दिक्कत होता है। तो ऐसे जानवरों को खाने पीने के लिए कोशिश करें कि कड़ा चीज न दें। लिक्विड डाइट अगर होता है जो अगर दे, ताकि खाने में उसको ज्यादा चबाना नहीं पड़े और असुविधा नहीं हो। लिक्विड डाइट के साथ बोरोग्लिसरीन जो होता है उसको मुंह में उसका लेप लगाए, जिससे कि बोरोग्लिसरीन का लेप लगाने से जो है कि वो घाव में काफी आराम होता है और खाने में भी ज्यादा दर्द नहीं होता है। तो इस तरह का हमारे किसान करना चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक, जो भी सुटेबल एंटीबायोटिक उनके पास उपलब्ध है, डॉक्टर की सलाह लेकर के एंटीबायोटिक का उपयोग अवश्य करें, ताकि किसी तरह का सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है, बैक्टीरिया उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है, तो जो है कि एंटीबायोटिक से उस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो जीवाणु से जो इन्फेक्शन हो रहा है, दूसरी तरह का इन्फेक्शन, उसको उससे बचाया जा सके। उसके बाद जो है कि इसमें इस बीमारी का जब शुरुआती प्रकोप होता है तो शरीर में बुखार हो जाता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। चूंकि वायरस जो है जब ब्लड में प्रवेश करता है तो इसमें शरीर का तापमान बढ़ जाता है। वैसी स्थिति में ऐसी कोशिश करना चाहिए कि तापमान कम करने का जो भी दवा बाजार में उपलब्ध है, जैसे पैरासीटामोल है, तो उस तरह का दवा का उपयोग करके उसको तापमान को सामान्य रखें और उसके बाद जो है इस तरह का उपचार करें, ताकि जो है इस तरह से जो है उसको बचाया जा सके, या फिर जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, घाव है, उसको प्रबंधन ठीक तरह से किया जा सके। दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने प्रश्न किया कि इसका बचाव का क्या उपाय है। तो बचाव के लिए जो है कि FMD का वैक्सीन टीका जो है कि बाजार में उपलब्ध है, जिसका क्लोवैक्स भी नाम होता है, या और भी 2-3 कंपनियां बनाती है। जो भी कंपनी की दवा जो है उपलब्ध है, उसमें जो है कि वो उस तरह का वैक्सीन को ला करके, जैसे सुकर में छोटे बच्चे हैं तो 1 ml मात्रा मांस में या चमड़ा में दे सकते हैं, और बड़े सुकर में 2 ml मात्रा जो है मांस या चमड़े में साल में 2 बार 6-6 महीना उसको रिपीट करना है। क्योंकि ये एक बार जब हम टीका देते हैं तो ये टीका जो है 6 महीने तक बीमारी से बचाव करता है, और 6 महीने के बाद पुनः इसका टीकाकरण करना है साल में 2 बार। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि इस बीमारी का प्रकोप जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बीमारी का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है ठंडे के मौसम में होता है। तो ठंडे का मौसम जैसे अभी आने वाला है, हमारा नवंबर-दिसंबर का मौसम जो होता है, उस समय इस बीमारी का प्रकोप अधिक होता है। तो उससे पहले 1-2 महीना, जैसे अभी का जो समय है, सितंबर-अक्टूबर का जो समय है, इस समय मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग यदि FMD खुरहा चपका का जो टीकाकरण नहीं कराए हैं, वो अवश्य इस समय करा लें, क्योंकि अभी जो है सबसे उपयुक्त सीजन है इसका टीकाकरण करने का। क्योंकि इस बीमारी का प्रकोप जो है नवंबर-दिसंबर के मौसम में इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है, और एक बार ये बीमारी आपके फार्म में आ गई तो जो है कि इसका फिर बचाव का कोई उपाय नहीं है। अब थोड़ा हमको राहत लगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई लोग, अगर आप लोग भी सुकर पोसे हैं और उसको खुरहा चपरा हो गया है, तो हमारे विशेषज्ञ जो उपाय बताए
उस पर अमल करिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी बरसात के मौसम में खास तौर पर जानवरों का ख्याल रखना बिल्कुल चाहिए। ख्याल रखना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, अभी हम आपको जानकारी देंगे IMD पुणे से प्राप्त मौसम समाचार के बारे में। भारतीय मौसम विज्ञान मंडल पुणे के अनुसार आज राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया। रांची अधिकतम 31.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21.2 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 32.3 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26.4 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा। कहीं कहीं आकाश में बादल छाए रहेंगे। मटर की खेती के लिए बुआई का उचित समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर है। मटर की खेती अच्छी सिंचाई की सुविधा में करना बेहतर है। इसकी खेती के लिए 2-3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। तो चलिए, किसान भाइयों को IMD पुणे से प्राप्त मौसम समाचार के बारे में जानकारी भी उपलब्ध हो गई, आप लोगों को भी उपलब्ध हो गई। लेकिन अब झुमकी बहन, यहाँ पर वक्त हो चला है, कह रहा है समय कि अब हमें किसान भाइयों से अनुमति लेनी होगी। बिल्कुल, तो हम पता बता दें अपने बता किसान भाई बहनों को। तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।